12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई की सड़कों पर रोज की तरह ट्रैफिक था। दलाल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग चल रही थी। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 2 घंटे में शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर एक जोरदार धमाका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़ी एक कार हवा में उड़ी। कांच के टुकड़े गोलियों की तरह उड़ने लगे। लोग जमीन पर गिर पड़े। धुएं का गुबार उठा और मुंबई की रफ्तार अचानक रुक गई। लेकिन यह अकेला धमाका नहीं था। कुछ ही मिनटों में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जवेरी बाजार, जहां हमेशा भीड़ रहती थी, प्लाजा सिनेमा शो शुरू होने से पहले ही दहशत में बदल गया। सी रॉक होटल, लग्जरी के बीच अचानक खून और चीखें। 2 घंटे, 12 धमाके, 209 मौतें, 700 से ज्यादा घायल। यह भारत का पहला बड़े पैमाने पर संगठित सीरियल ब्लास्ट था। और इसके पीछे था सिर्फ आतंक नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड, राजनीति और सीमा पार की साजिश का जाल। कहानी की शुरुआत दंगों से। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। देश भर में दंगे भड़के। मुंबई जनवरी 1993 तक सांप्रदायिक हिंसा में जलती रही। माहौल जहरीला था। गुस्सा, डर और बदले की भावना हवा में थी। यही वो जमीन थी जहां एक खतरनाक योजना बोई गई। अंडरवर्ल्ड का चेहरा। उस समय मुंबई के अपराध जगत पर एक नाम छाया हुआ था, दाऊद इब्राहिम। स्मगलिंग, हवाला, फिल्म फाइनेंसिंग, वसूली, हर जगह उसका नेटवर्क फैला था। उसका संगठन सिर्फ एक गैंग नहीं था, वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करता था। और उसके सबसे करीबी लोगों में था टाइगर मेमन। प्लान कहां बना? जांच एजेंसियों के मुताबिक धमाकों की साजिश भारत से बाहर तैयार हुई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पर आरोप लगे कि उसने ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। चुने गए लोगों को पाकिस्तान ले जाया गया। वहां आरडीएक्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई। उस समय आरडीएक्स भारत में आम नहीं था। यह मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक था। समुद्र के रास्ते महाराष्ट्र के तट पर इसकी तस्करी हुई। रायगढ़ के पास खेप उतारी गई। स्थानीय पुलिस और कस्टम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत के आरोप भी सामने आए। सिस्टम में सेंध लग चुकी थी। टारगेट कैसे चुने गए? ये हमले सिर्फ भीड़ पर नहीं थे, ये हमले प्रतीकों पर थे। स्टॉक एक्सचेंज, भारत की आर्थिक ताकत। भीड़भाड़ वाले बाजार, आम नागरिक, होटल, अंतर्राष्ट्रीय छवि। मैसेज साफ था, मुंबई सुरक्षित नहीं है। और अगर मुंबई असुरक्षित है तो भारत असुरक्षित है। ब्लास्ट का दिन, अंदर की तस्वीर। कई गाड़ियां पहले से पार्क की गई थीं। टाइमर सेट थे। जैसे ही पहला धमाका हुआ, पुलिस और एम्बुलेंस उसी दिशा में भागी। तभी दूसरा विस्फोट हुआ, दूसरी जगह। ये रणनीति थी, रिस्पॉन्स सिस्टम को भ्रमित करना, शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ डर फैलाना। लोग फोन बूथों पर लाइन लगाकर अपनों को कॉल कर रहे थे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। मुंबई पहली बार इस तरह के शहरी युद्ध से जूझ रही थी। जांच और खुलासे। मामला गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। धीरे धीरे परतें खुलने लगी। हवाला ट्रांजैक्शन, विदेशी कॉल रिकॉर्ड, गिरफ्तार आरोपियों के बयान। टाइगर मेमन का नाम सामने आया। दाऊद इब्राहिम का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उभरा। कई आरोपी पकड़े गए, कुछ ने कबूलनामा किया, लेकिन मास्टरमाइंड देश छोड़ चुका था। भारत पाकिस्तान तनाव। भारत ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया कि दाऊद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने इनकार किया। यह मामला अपराध से निकलकर कूटनीतिक टकराव बन गया। एक गैंगस्टर अब 2 देशों के रिश्तों में तनाव का कारण था। कोर्ट रूम की लंबी लड़ाई। यह केस सालों तक चला। हजारों पन्नों की चार्जशीट, सैकड़ों गवाह। आखिरकार 2017 में विशेष अदालत ने कई आरोपियों को दोषी ठहराया। कुछ को फांसी की सजा, कुछ को उम्र कैद। लेकिन दाऊद अब भी फरार। अंडरवर्ल्ड का टूटना। 1993 के बाद मुंबई पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उभरे। गैंग वॉर तेज हुआ। दाऊद और छोटा राजन के बीच दरार पड़ी। धीरे धीरे 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड बिखरने लगा। लेकिन जो जख्म 12 मार्च 1993 ने दिए, वो इतिहास में दर्ज हो चुके थे। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। ये दिखाता है कि जब अपराध, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय साजिश एक साथ मिलते हैं, तो एक शहर को युद्ध भूमि बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और उस दिन मुंबई ने सीखा कि असली खतरा हमेशा सीमा पार से ही नहीं आता। कभी कभी वो आपके ही शहर के अंधेरे कोनों में पल रहा होता है।